नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज की एक खास पेशकश जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार की तेज रफ्तार पूरी दुनिया देख रही है। देश ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ साथ जो तमाम कॉरपोरेट अर्निंग्स हैं उनके शानदार प्रदर्शन के बल पर ज्यादा से ज्यादा निवेश हासिल किया है। भारतीय बाजारों में जो घरेलू संस्थागत निवेशक है यानी डीआईआईज, म्यूचुअल फंड्स, रिटेल निवेशक, उनके भारी निवेश के चलते हमने देखा कि जो तमाम प्रमुख बेंचमार्क्स है एनएससी यानी कि निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा और इस साल इंडेक्स में 16% का उछाल देखने को मिला, जो कि चीन समेत दुनिया के किसी भी शेयर बाजार के जो तमाम प्रमुख बेंचमार्क हैं उनके मुकाबले सबसे ज्यादा है। बुल मार्केट यानी शेयर बाजार, वहां पर बुल्स इस वक्त सरपट दौड़ रहे हैं। यानी कि भारतीय शेयर्स की अगर हम बात करें, भारत इतिहास में पहली बार MSCI इमर्जिंग मार्केट और इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इन्वेस्टमेंट में चीन को मात देकर टॉप वेटेज वाला देश बन गया है। MSCI मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, ये एक ऐसा बेंचमार्क इंडेक्स है जो खास तौर पर जो उभरते हुए बाजार होते हैं ना, उनके शेयर बाजार के प्रदर्शन को मापता है, उनकी समीक्षा करता है। इसे 1988 में लॉन्च किया गया था और पिछले 2 सालों में हमने ये देखा कि वैश्विक सूचकांक प्रदाता यानी कि MSCI लंबे समय से जो चीन की आर्थिक हालात चल रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और इसीलिए चीन के कई शेयर्स को यानी कि उसके बाजार के जो शेयर्स हैं उन्हें हटाया गया। और हम समझ रहे हैं क्योंकि भारतीय बाजारों की अगर बात की जाए तो इक्विटी में भारतीय शेयर बाजार और लोगों का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। ये दबदबा अब वैश्विक पटल पर भी डंका बजा रहा है। इसी पर करेंगे मंथन हमारे इस खास आधे घंटे के स्पेशल प्रोग्राम में, जहां हमारे साथ विशेष मेहमान और हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आखिरकार हम क्यों कह रहे हैं कि चीन को मात देकर पछाड़कर खासतौर पर इमर्जिंग मार्केट्स में भारतीय शेयर बाजार इस वक्त बहुत आगे है? तो वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है, अगर हम उसकी माने तो भारत ने MSCI इमर्जिंग मार्केट्स उभरते हुए बाजार का जो ये इंडेक्स है उसमें चीन को पीछे छोड़ा है। इसके मुताबिक सितंबर में चीन के 21% से ज्यादा मुकाबले में जो अगर हम शेयर्स का वेटेज देखें तो भारत इस वक्त 22.27% पे है। इस अपग्रेड के मायने क्या हैं? भारतीय शेयर बाजार पर इस खबर का क्या असर पड़ेगा, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। यह भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और भारत के शेयर बाजार में निवेशकों का विश्वास ही है जिसने अमेरिका के मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी एजेंसियों को भारतीय शेयर बाजार को लेकर अपने नजरिए में बदलाव करने पर विवश कर दिया है। विकासशील देशों में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर के पूरी दुनिया में निवेशकों का रुख बना रहता है, रुझान बना रहता है। पहले उभरती हुई अर्थव्यवस्था में चीन का दबदबा सबसे ज्यादा था, जो वक्त के साथ धीमा पड़ने लगा। शुरुआत में भारत की हिस्सेदारी 6% से भी कम थी। क्या है MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स? आसान भाषा में समझें तो बड़े निवेशकों के लिए कुछ एजेंसीज निवेश से जुड़े फैसले लेने के लिए सूचकांक बनाती हैं। इन्हीं सूचकांकों के आधार पर पेंशन फंड, सॉवरेन फंड जैसे संस्थागत निवेशक अपने फैसले लेते हैं। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लेकर MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स बनाया गया। शुरुआत में इस इंडेक्स में चीन का दबदबा था, जो 2008 के बाद धीरे धीरे घटने लगा। समय के साथ भारत की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर के अब 22% से ज्यादा हो गई है और अब ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत ने चीन को इस इंडेक्स में पछाड़ दिया है। सितंबर में चीन के 21.58% के मुकाबले भारत को 22.27% वेटेज मिला। जानकार मानते हैं कि MSCI IMI के इस बदलाव के बाद भारतीय शेयर बाजार में 4 से लेकर 4.5 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है। आज इंडिया टॉप में है। मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बना है इस देश का, विश्व स्तर पर हम लोगों का रैंकिंग अब आगे बढ़ते जा रहा है और चाइना से आगे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी है, प्लस हम एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गए हैं। इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक रेटिंग्स भी इतने अच्छे हैं और कोविड के समय से तो और भी हमारा रेटिंग बढ़ गई है। कोविड में तो लगभग सब देश लगभग फेल हो गया था भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह इतना अच्छा रहा
कि हमने क्राइसिस से उभर करके अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया। तो मोदी जी का नेतृत्व को दुनिया मानते हैं जी। MSCI IMI में 3,300 से ज्यादा स्टॉक शामिल हैं। इसमें बड़ी, मध्यम और छोटी कैप वाली कंपनियां शामिल हैं। यह 24 उभरते बाजारों के देशों के स्टॉक को कवर करता है। चीन में पिछले कुछ समय से आर्थिक कठिनाइयों के चलते चीनी बाजारों ने संघर्ष किया है, जबकि भारत के बाजारों को अनुकूल आर्थिक हालात से फायदा मिला है। भारत के इक्विटी बाजार में लार्ज कैप के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांकों में भी व्यापक आधार पर लाभ हुआ है। मुंबई में श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो प्रमुख आर्थिक नीतियां जो रहीं उसकी वजह से हम समझ सकते हैं कि भारतीय शेयर बाजारों पर अनुकूल असर पड़ा है। तो आखिर इस इंडेक्स में जो बदलाव किया गया है उसके सही मायने क्या हैं, एक बार ग्राफिक्स के नजरिए से भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे अहम बात कि जब हम निवेश के गंतव्य स्थल की बात करते हैं तो फेवरेट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है भारत। इमर्जिंग मार्केट्स के तौर पर तमाम जब हम वैश्विक बाजारों की तुलना करते हैं तो चीन को पछाड़कर अब भारत फेवरेट डेस्टिनेशन है जब हम इक्विटी मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि लोगों का जो नजरिया है उसमें बदलाव हुआ। आप देखिए क्यों चीन पिछड़ा, क्यों चीन पिछड़ा, इसलिए क्योंकि कमजोर जो हालात रहे उसके आर्थिक हालात, उसकी वजह से कई ऐसे सूचकांकों से जो शेयर बाजार है चीनी, उनके शेयर्स को हटाया गया। तो इस वजह से आप देखिए भारत का भी इस इंडेक्स में वेटेज बढ़ा है, और इस वेटेज बढ़ने का मतलब यह है कि भारतीय शेयर बाजार की तरफ जो निवेशक है उनका रुझान भी बढ़ा है। जिस तरह से इस वेटेज की बढ़ने की हम बात कर रहे हैं, ये कैसे अब अनुकूल असर डालेगा। 21.58% के मुकाबले अब जो भारत का वेटेज है वो 22% को भी क्रॉस कर गया। हम खुद समझ रहे हैं कि डीमैट अकाउंट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और ये दिखा रही है कि कैसे रुझान जो है भारतीय शेयर बाजारों की तरफ बढ़ता हुआ। अब IMI का मतलब समझ लेते हैं। IMI का मतलब हुआ इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स, ऐसा मार्केट जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। और क्योंकि अब यह बदलाव हुआ है, यह बदलाव किस तरफ इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है कि भाई आपके पास, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो 4 से $4.5 बिलियन का निवेश FDI और इन संस्थागत निवेशकों से आना प्रॉपर्ली तय है। और इस पूरे इंडेक्स में 3,355 24 उन देशों के स्टॉक्स शामिल होते हैं जो इमर्जिंग है। हालांकि इसमें सीमांत बाजार भी हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज के भी बाजार हैं, लेकिन अगर हम बात करें विकासशील देशों की तो उस हिसाब से यहाँ पर 3,355 स्टॉक्स शामिल हैं। अब इनमें क्या है? लार्ज कैप यानी बड़े, जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनका मार्केट वैल्यूएशन ज़्यादा है, जिसमें उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों कैप की कंपनियां इसमें शामिल है। लार्ज कैप जहाँ पर ब्लू चिप कंपनियां अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से इस दायरे में आती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि उभरते हुए बाजारों के 24 जो देश हैं उन स्टॉक्स को इसमें शामिल किया गया है। और क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था की हालत पतली है, उस वजह से हम मान रहे हैं कि बाजार कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ, और इस वजह से फायदा सीधा भारत को। और भारत में जो बढ़ता हुआ FPI है और साथ ही साथ FDI है, उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि ये उछाल संभव हुआ। FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, और FDI यानी कि जब हम बात करते हैं विदेशी निवेश की, जो कि कई हमने ऑटोमेटिक रूट से 100% खोला है, कहीं पर आधा है, और उसका फायदा यहाँ पर मिलता हुआ। भारतीय कंपनियों की जो अर्निंग्स होती हैं उसका असर भी आप देखिए इक्विटी मार्केट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए इक्विटी मार्केट लगातार नए लाइफ हाइज बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस पूरे इंडेक्स में जो ये बदलाव हुआ है उसमें लार्ज कैप्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो लब्बो लुबाब यही है कि जब हम बात करते हैं शेयर बाजार में निवेश को लेकर, वहां पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की वजह से किस तरह से अब इस बदलाव में असर आएगा, तो हमें ये समझने के लिए इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर देखेंगे, हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, और जानेंगे कि भाई अब सोमवार को जब भारतीय शेयर बाजार खुलेंगे तो क्या बम्पर ओपनिंग होगी और किन सेक्टर्स पर, और खास तौर पर क्या वो सेक्टर्स होने चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो का बढ़ा सकते हैं रुतबा, और क्या रहना चाहिए निवेशक का कॉल। जुड़े रहिए इस खास पेशकश के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। तो किस तरह से निवेश के लिहाज से अब भारतीय बाजार फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं, इस पर करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ इस खास शो में बेहद विशिष्ट मेहमान जुड़ गए हैं। नीलेश शाह साहब जुड़े हैं, एमिनेंट मार्केट एक्सपर्ट हैं। नीलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। और सुबह से ही इस खबर की वजह से मुस्कान है तमाम भारतीय निवेशकों के चेहरे पर। पहला सवाल यही कि जो ये बदलाव किया गया है सूचकांक में मॉर्गन स्टैनली द्वारा, कितना आप सकारात्मक बदलाव इसे मानते हैं, खास तौर पर तब जब जो अन्य बाजार हैं अगर हम उनकी तुलना करें तो भारत जो है वो इस वक्त ब्राइट स्पॉट पर। एक तो सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं हैं। और ये क्या संजोग है कि जब मैं बात कर रहा हूँ आपको पीछे से अजान की आवाज भी सुनाई दे रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान हमारे साथ है। जो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में आज भारत का वेट चाइना के सामने बढ़ा है, उसके इतिहास देखना बहुत जरूरी है। एक समय था 2020 में जब चाइना का वेट 43% था, आज उससे ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। एक समय था भारत का वेट 8% था, वो आज ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। तो हम नीचे से ऊपर आए, वह ऊपर से नीचे आए। उनकी इकोनॉमी देखे तो हमसे 6 गुना बड़ी है तकरीबन, बट मार्केट कैप में वो अंतर 1/3 के आसपास है। और हमारी वैल्यूएशन चाइना से 3 गुनी ज्यादा है। तो ये वैल्यूएशन और विदेशी निवेशकों के लिए जो हमारी मार्केट खुली है, ये दोनों का नतीजा आपको MSCI इंडेक्स में देख रहा है। इसके पीछे भारत के कॉर्पोरेट जवाबदार है जिन्होंने बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई। इसके पीछे रेगुलेटर और सरकार जवाबदार है जिन्होंने गवर्नेंस एस्टैब्लिश किया और कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए MSCI के साथ, ताकि हमारा फ्री फ्लोट बढ़ता रहे और इंडेक्स में हमारा वेट बढ़ता रहे। तो ये काबिले तारीफ मकाम है जो हमने बड़ी मुश्किल से पिछले 8-10 सालों में अचीव किया है। जी नीलेश जी, इसमें हमने देखा कि ख़ास तौर पर जो उभरते हुए बाज़ारों की जब हम बात करते हैं उसमें 24 देश शामिल हैं जिसमें 3000 से ज़्यादा शेयर्स इसमें लिस्टेड हैं। उस लिहाज से जब हम ब्लू चिप कंपनियों की बात करते हैं, वैल्यूएशन उनके हाई हैं, ब्लू चिप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, सबसे बड़ा योगदान इस बदलाव के पीछे आप किसको मानते हैं? मार्केट कैप वाइज तो लार्ज कैप का अभी भी योगदान ज्यादा है। स्मॉल एंड मिड कैप्स में पिछले कोविड के लो से पिछले 4.5 सालों में रिटर्न बहुत अच्छा आया है, तो ग्रोथ में उनका भी कंट्रीब्यूशन है। बट सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे रेगुलेटर्स के फॉलो अप का है। एक समय था हमारे PSU स्टॉक्स को MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंक्लूजन बहुत लोअर लेवल पे होता था। हमने उनकी सेक्टरल लिमिट बढ़ा के उनका इंक्लूजन हायर लेवल पे किया, तो उस वजह से भी हमारा वेटेज बढ़ा है। कुछ समय तक HDFC बैंक, जो भारत की सबसे बड़ी बैंक थी मार्केट कैप में, उसे MSCI इमर्जिंग मार्केट में इंक्लूड ही नहीं किया गया था। सरकार ने, रेगुलेटर ने, कंपनी ने, निवेशक ने, सबने फॉलो अप किया, तो आज HDFC बैंक एक पार्शियल वेटेज के ऊपर MSCI में इंक्लूडेड है। तो अपनी मार्केट ने अच्छा किया, लार्ज मिड स्मॉल सभी ने, उसकी वजह से हमारा वेट बढ़ा है। लेकिन हमने जो प्रोएक्टिव लॉबिंग की, प्रोएक्टिव फॉलो अप किया, उसकी वजह से भी हमारा वेट MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बढ़ा है। नीलेश जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अब जो भारतीय शेयर बाजार सोमवार को खुलेंगे, हालांकि रिकॉर्ड हाइज बनाते हुए नज़र आ रहे हैं जब हम सूचकांकों की बात करते हैं, इस खबर का असर सेक्टोरल वाइज आप सबसे ज़्यादा किन सेक्टर्स पर पड़ते हुए देख रहे हैं? और एक निवेशक के पोर्टफोलियो में अगर एक उसका लॉन्ग टर्म का व्यू पॉइंट है, नज़रिया है, तो किस तरह से, कौन से सेक्टर्स इस खबर के लिहाज से उसके
पोर्टफोलियो में होने चाहिए? सो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का दो तरीके से फर्क पड़ता है। एक फर्क पड़ता है आपका बेस्ड ऑन पैसिव फ्लोस, वो जिस प्रकार के स्टॉक है बिल्कुल उसी प्रकार से निवेश होंगे, वहां पे सेक्टरली कोई आगे पीछे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है एक्टिव फंड मैनेजर्स का। कई एक्टिव फंड मैनेजर्स आज इंडिया में अंडर वेट है कंपेयर टू MSCI वेट। जैसे जैसे हमारी मार्केट परफॉर्म करती है वैसे वैसे उनका अंडर परफॉर्मेंस बढ़ता है। अब उन सारे लोगों को भारत में आके इक्वल वेट या ओवर वेट करना है, ये नया पैसा कहाँ पे लगाए? इन्होंने भारत में अंडर वेट इसलिए रखा था बिकॉज उन्हें हमारी मार्केट महंगी लग रही थी। तो जाहिर है कि आते समय इनका निवेश ऐसे क्षेत्र में होगा जहां पे वैल्यूएशन रीजनेबल है। FMCG, टेलीकॉम, IT एंड प्राइवेट बैंक्स, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पे मुझे लगता है कि विदेशी निवेशकों का रीजनेबल वैल्यूएशन के तहत निवेश जारी रहेगा। और एक चीज़ और भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब दुनिया भर के निवेशकों का रुख, जो इस एक वक्त पर फेवरेट के तौर पर हम चीन को देखते थे, लेकिन अब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उस लिहाज से इस फैसले का असर खास तौर पर जो FIIs हैं उनके इनफ्लो पर कितना पड़ता हुआ आप नजर आ रहे हैं, देखते हैं? तो मेरे हिसाब से FPI आज दुविधा में है, सस्ता खरीदे सुंदर खरीदे। सस्ता खरीदने जाए तो चाइनीज मार्केट है बट वहां पे पैसा नहीं बनता। पिछले साल उन्होंने चाइना में तकरीबन $90 बिलियन लगाए, भारत में कुल मिला के उसका 15-20% ही लगाया था। अगर सुंदर खरीदना है तो फिर भारत में उन्हें महंगा खरीदना होगा। जिस FII को समझ पड़ जाए कि सोना सोने के दाम पे मिलता है, पित्तल के दाम पे नहीं, वो निवेश करना चालू कर देगा। जो सस्ता खरीदना चाहता है वो शायद आज नहीं तो कल सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा। बहुत आपने अहम बात किया हमारे साथ, क्योंकि अजय भी जुड़ गए, हम अजय को देख पा रहे हैं। अजय, आज गणेश चतुर्थी है और ये कहा जाता है कि जब भी गणेश भगवान आते हैं वो अच्छी खबर लेकर आते हैं, और ये खबर भारतीय शेयर बाज़ारों के लिए यकीनन मुस्कान देने वाली है। ख़ास तौर पर जो अनुकूल परिस्थितियां हम देख रहे हैं आर्थिक तौर पर, उनका भी फ़ायदा मिलता हुआ। लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे एक आपका व्यू पॉइंट कि ये जो चीन को पछाड़ते हुए आज MSCI इंडेक्स में बदलाव किया गया है, कहीं ना कहीं मॉर्गन स्टैनली को भी विवश कर दिया भारत की अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों ने ऐसा फैसला लेने पर। आंचल, धन्यवाद। और नीलेश शाह जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। ये बहुत दिग्गज आवाज है आज के निवेश की दुनिया में, और हम सभी लोग इनसे लगातार सीखते रहे हैं। और आज बहुत बड़ा दिन है कि आज वो दूरदर्शन पे आए हैं अपने रिएक्शंस को लेके। सबसे बड़ी बात ये है आंचल की उभरती अर्थव्यवस्था का इमर्जिंग मार्केट कहें तो अभी तक इकोनॉमिस्ट इस एक डेफिनेशन पर नहीं पहुंच पाए हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स कौन है। तो एक हिसाब से अगर आप विकसित कंट्रीज को छोड़ दें, OECD कंट्रीज को छोड़ दें, तो सभी के सभी इमर्जिंग मार्केट के ही तौर पर देखे जाते हैं। ऐसे में चाइना की जो पॉलिसीज पिछले 20 सालों में रही हैं, कुछ क्षेत्रों में जो उनका दबदबा रहा है, भले ही उनकी कुछ नीतियों पर पूरी दुनिया एक तरह से कुछ सवाल उठाए, लेकिन फिर भी कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से ज्यादातर कंपनियों ने वहां पर निवेश किया। अभी हाल ही में एप्पल ने ये कहा है कि अगर आप चाइना में देखें तो टूलिंग इंजीनियर्स, अगर अमेरिका में कहें तो आप एक छोटा सा रूम भी नहीं भर सकते, लेकिन अगर चाइना में कहें तो आप बड़े फुटबॉल ग्राउंड के बराबर टूलिंग इंजीनियर्स भर सकते हैं। तो एप्पल की जो एक्यूरेसी होती है बनाने के लिए, उसकी जो स्किल्ड मैन पावर है वो चाइना में है। इसकी वजह से इतने सालों तक लगातार मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का दबदबा बना रहा। लेकिन अब भारत धीरे धीरे कैचअप कर रहा है, और मुझे लगता है नीलेश सर शायद इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो अब हमारा फोकस दिख रहा है, और जिस तरह से स्किलिंग पर हम फोकस कर रहे हैं, जो चाइना +1 थियरी है उसमें इंडिया को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी में शायद सबसे पहले पायदान पर सबसे आगे देखा जा रहा है। और इसका असर आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में निवेश पर भी दिखाई देगा। और शायद नीलेश साहब ज्यादा बता सकते हैं कि जो फंड मैनेजर्स हैं, खासतौर पर पेंशन फंड और सॉवरेन फंड्स, वो कितना प्रभावित होंगे इस ओवर वेट को लेकर के, और शायद कोई और भी इंडेक्सेस हैं क्या इस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को छोड़ के, जिसमें शायद भारत थोड़ा सा कंपटीशन देता हुआ नजर आएगा चाहे।
अच्छा अजय, हम एक चार्ट पर, पाए चार्ट पर नज़र डाल रहे थे जिसमें अब क्योंकि भारत आगे है, फिर चाइना है, फिर ताइवान, फिर साउथ कोरिया, ब्राज़ील, पर मैं ये समझना चाहूँगी कि MSCI इंडेक्स जब जिस तरह से सूचकांक में बदलाव करता है, ये किसी भी शेयर बाजार जो कि उसमें लिस्टेड है, हालांकि इसमें विकासशील देश भी हैं, विकसित देश भी हैं, कितना ज़रूरी होता है इस तरह का जब बदलाव या रेटिंग चेंज होती है, वो कैसे मूड को आंकता है मार्केट के? मुझे लगता है इसमें मूड से ज्यादा जो प्रदर्शन होता है कंपनियों का आता रहता है। और मुझे लगता है कि जब आपके पास एक्सपर्ट मौजूद हो तो आपको संवाददाताओं का रिएक्शन लेने का उतना बनता नहीं है। तो नीलेश साहब से हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो पूरे इंडाइसेस बनते हैं, भले ही वो एक केवल सूचकांक का काम करते हैं, लेकिन फंडामेंटली जब बहुत बड़ा बदलाव आपको इकोनॉमी में दिखता है और उसका असर कंपनियों के प्रदर्शन बिल्कुल, इस पर एक टेक नीलेश जी से भेजते हैं। नीलेश जी, उनमें जो वेटेज जी नीलेश जी, ये जिस तरह का बदलाव होता है और जिस तरह से तमाम देश उसमें आगे पीछे होते हैं, MSCI का जो ये काम है वो किस तरह से और किन कारकों को ध्यान में रखते हुए वो ये फैसला लेता है? सो MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इसका कैलकुलेशन अपने निवेशकों के लिए करता है। एक है कि मार्केट कैप या प्राइस मूवमेंट की वजह से, फ्री फ्लोट बढ़ने की वजह से ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है। दूसरा है कि हम कुछ प्रकार से अपने व्यू पॉइंट रखें। फॉर एग्जाम्पल, ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में कोरिया जैसे विकसित देश का होना क्या जरूरी है? कोरिया आज एक 30-35 हजार डॉलर पर कैपिटा GDP वाला कंट्री है, तो उसे इमर्जिंग मार्केट कहना मुनासिब नहीं होगा। तो एज अ इंडिया वी शुड बी पिचिंग टू MSCI कि भाई आप कोरिया को अपग्रेड कर दीजिए। जब कोरिया का 10-11% वेट इमर्जिंग मार्केट से डेवलप मार्केट में जाएगा तो हमें उसका 20% मिलेगा, विच मीन्स 2% और बढ़ेंगे। आज 22 है, कल 24 पे पहुंचेंगे। जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ेगा वैसे वैसे पैसिव फ्लोज अपने आप आने लगेंगे। पैसिव फ्लोज आएंगे, मार्केट चलेगा, तो एक्टिव इन्वेस्टर को भी अपना अंडरवेट कम करना पड़ेगा। तो हमने जो फॉलो अप, जो लॉबिंग, जो पुश पहले किया है HDFC बैंक को लाने के लिए, PSU बैंक मार्केट कैप, PSU कंपनीज के फ्री फ्लोट को बढ़ाने के लिए, वो अब कोरिया को अपग्रेड करने के पीछे लगाना चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि नया एशियन टाइगर के रूप में जिस तरह से तमाम कई बहुत बेहतरीन हेडलाइंस जो बिजनेस के अखबार हैं उन्होंने दी है, उस लिहाज से अब जब हम मंडे को देखेंगे, जब भारतीय शेयर बाजार खुलते हैं तो किन स्तरों पर उनकी ओपनिंग होती है, अभी निवेशकों के लिए क्या सलाह रहेगी नीलेश जी आपकी? हमारी निवेशकों से एक ही सलाह रहेगी, एक, डोंट बेट अगेंस्ट इंडिया। भारत की ग्रोथ में, आप तरक्की में भागीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए। दूसरी चीज, रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट करिए। अगर 20 साल का रिटर्न देखें तो 13-14% के आसपास है। पिछले 4.5 साल का रिटर्न 21-22% के आसपास है। बट उसके पहले 15.5 साल का रिटर्न 11-12% के आसपास था। आने वाले 4-5 सालों में रिटर्न कम होगा, महंगाई कम हुई है और बेस काफी बड़ा हुआ है। और लॉन्ग टर्म निवेश करिए, शॉर्ट टर्म निवेश मत करिए। कल मार्केट में क्या होगा उसके ऊपर फोकस मत करिए। 5 साल के बाद मार्केट कहाँ पहुंचेगा उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बिल्कुल, मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, आप इस शो पर आए, आपने विचार इस मंच से साझा किया। और अजय, बहुत बहुत शुक्रिया अपने इन इनपुट्स को DD न्यूज़ के इस मंच से साझा करने के लिए। तो जब हम भारत की आर्थिक स्टोरी की बात करते हैं जिसमें बहुत सकारात्मक पहलू हैं जिनसे हमने आपको रूबरू करवाया, उसमें सबसे अहम पहलू ये है कि वैश्विक पटल पर अब भारतीय शेयर बाजार, जब हम पसंदीदा निवेश के स्थल की बात करते हैं, उसमें अपने नाम को लगातार ऊंचा करता हुआ। इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।